सवाल यहाँ पे ये है कि एक और सरकार अपने वन विभाग से बोल के वहाँ के अतिक्रमण हटवाती है, दूसरी ओर उन्हीं भाजपा सरकार के नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज आके बोलते कि ये गलत हो रहा है आदिवासियों के साथ में। देखो, शिवराज जी को तो कभी भी जंगलों से लगाव नहीं रहा, ये मैं आपके रिकॉर्ड को। शिवराज जी हमेशा दिखावा करते रहे, एक पौधा लगाने का पूरे जंगल प्रदेश के बर्बाद हो गए। शिवराज जी के समय जो रातापानी टाइगर रिजर्व अभी डॉक्टर मोहन यादव के समय बना है, आते ही बन गया और वो 16 साल तक रुका रहा, वो शिवराज जी के कारण रुका रहा। तो कुल मिलाकर मतलब मोहन सरकार तो वनों को बचाने में सजग है, लेकिन शिवराज जी बोल अभी उन्होंने बड़ी चुनौती दी कि मैं लोगों की आंखों में खटक रहा हूँ। डॉक्टर मोहन यादव का अभी तक वन विभाग का मैं कह सकता हूँ, वन विभाग के हित में उन्होंने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए। सबसे अच्छा निर्णय तो यही है, जंगलों को बचाने का जो 4 अगस्त 2025 को लिया है कि सैटेलाइट इमेजरी से वेरीफाई होंगे, इससे बड़ा निर्णय हो ही नहीं सकता। नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईएएस अधिकारी आजाद सिंह डबाज साहब, जिनसे हम वन अधिकार पत्रों और अतिक्रमण को लेकर, वनों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिवासियों को लेकर बड़ी सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में शिवराज जी ने एक बड़ा आंदोलन किया है आदिवासियों के साथ मिलकर, तो क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में वनों को लेकर और वन अधिकार पत्रों को लेकर, वनों पर अतिक्रमण को लेकर? हाँ, मेरी जानकारी में भी ये बात आई है कि शिवराज जी ने जो पहले जिसको नसरुल्लागंज बोलते थे, आजकल बैरुदा बोलते हैं, वहाँ पे एक आदिवासियों की पंचायत बुलाई गई थी। उसमें कहते हैं कि 5-7 हज़ार लोग आए थे अपने एनक्रोचमेंट के और पत्रों के इशू को लेकर। दरअसल इसमें क्या है कि जो वन अधिकार अधिनियम है ये 2006 में आया और 2007 में इसके रूल बन गए और 2008 से वन अधिकार पत्रों का जो है वितरण वो जारी है मध्य प्रदेश में। आज उसको 18 साल हो गए और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके रुकने की कोई इसकी समय सीमा डेडलाइन सरकार ने आज तक तय नहीं की है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि नए नए वन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया जा रहा है और उसको फिर पुराना बता के, पुराना इन द सेंस कि जो एक्ट था 2006 का, उसमें ये दिया हुआ था कि 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर कोई आदिवासी जंगल क्षेत्र में काबिज है, वो अपनी खेती कर रहा है, तो उसके राइट्स को सेटल करने के लिए वन अधिकार पत्र का नाम दिया गया था, उसको ये दिए जाने थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ है कि जैसे जैसे ये पट्टे बंटने लगे तो नए नए अतिक्रमण होते जा रहे हैं और अतिक्रमणों के फिर हम जो है सेटल किए जा रहे हैं बगैर ये देखे कि वो उस कट ऑफ डेट के पहले के हैं या बाद के हैं। यही हो रहा है और ये इसका जो सबसे विकृत रूप जो देखने में आया है वो खुद शिवराज जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बुधनी में आया। बुधनी विधानसभा में सीहोर वन मंडल की 3 रेंज कंप्लीट तरीके से आती हैं, वो है बुधनी, रेहटी और लाड़कुई, और 2 रेंज जो हैं वो आंशिक आती हैं, इच्छावर और वीरपुरा। इन सभी 5 रेंजों में इस दौरान इस वन अधिकार पत्र के अंतर्गत बांटे जाने वाले अधिकार पत्रों के कारण लगातार इतना ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है और उसी का विवाद फैलते हुए खिवनी अभयारण्य तक गया था। खिवनी अभयारण्य दरअसल देवास वन मंडल के तहत आता है। उसमें ये ज़रूर है कि 22 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया सीहोर डिवीज़न का भी है, लेकिन वो एरिया 80s में देवास वन मंडल को स्थानांतरित हो चुका है। उस खिवनी अभयारण्य के उस हिस्से का अब सीहोर डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं है, सीहोर डीएफओ से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीछे जब विवाद हुआ 4 महीने पहले खिवनी अभयारण्य में जो अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण से हटाया गया, वो विधिवत टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई हुई थी। टास्क फोर्स मीन्स जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक फोर्स गठित की जाती है, जो टास्क फोर्स कह रहे हैं। कलेक्टर उसके अध्यक्ष हैं, एसपी उसके सदस्य हैं और डीएफओ उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ये जब मामला इस टास्क फोर्स के तहत जाता है तो विधिवत सारा प्रोसीजर फॉलो होता है जो नियम में दिया हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो दिया हुआ है, उसके अतिक्रमण खाली कराने की पूरी प्रक्रिया का पालन करके फिर पुलिस फोर्स के साथ
वन विभाग की टीम जाती है, रेवेन्यू अधिकारी भी साथ में जाता है और तब ये अतिक्रमण हटाया जाता है। तो खिवनी का जो 4 महीने पहले का जो एपिसोड था वो विधिवत टास्क फोर्स की कार्रवाई हुई है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्योंकि शिवराज जी ने उस मसले को उछाला, और शिवराज जी आपको मालूम है पूर्व मुख्यमंत्री ना सिर्फ एक बार के नहीं 4 बार के रहे हैं। ये सीएम साहब से मिले, वर्तमान सीएम साहब से, और आनंद फानंद में डीएफओ सीहोर को स्थानांतरित कर दिया गया, तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। मैंने इस संबंध में उस समय पत्र भी लिखा था कि ये गलत हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो सीहोर में जो अतिक्रमण हो रहा है उसमें 2 बातें बहुत ध्यान देने की हैं कि इस पूरा बेल्ट में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मूल निवासी हैं, जो मूल आदिवासी हैं, वो हैं गोंड और कोरकू समाज के। लेकिन जो ये अतिक्रमण कर रहे हैं ये हैं ज़्यादातर बारेला और भिलाला समाज के। ये यहाँ के निवासी नहीं है। ये 50s और 60s के दशक में हमारे रेंज अफसर, वन विभाग के रेंज अफसर इनको वानिकी कार्यों के लिए, जैसे प्लांटेशन होना है तो मार्किंग होना है, तो कूप कटाई होना है, तो रोड बनने हैं, इसके लिए लाए थे। क्योंकि ये लेबर जो है बारेला और भिलाला ज़्यादा मेहनती कौम है और ये जितना वेज इनको दिया है उसमें ज़्यादा आउटपुट देते थे काम का। इस लालच में रेंज अफसर वगैरह इनको वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि वहाँ जंगल ख़त्म हो चुके हैं 60-70s में खरगोन और सेंधवा के। तो इन्होंने देखा कि इतना अच्छा जंगल है, तो धीरे धीरे इनकी आबादी ये अपने रिश्तेदारों को, वो अपने रिश्तेदारों को, वो अपने रिश्तेदारों को लेके आने लगे। और आज एक बड़ी आबादी यहाँ बारेला और भिलाला समाज की हो रही है, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है। अगर आप सेंसस देखेंगे 1951 का इस एरिया का, बुधनी विधानसभा का, तो आप पाएंगे कि बारेला और भिलाला नाम के आदिवासी यहाँ थे ही नहीं। 61 का देखेंगे आपको 10-5 लोग मिल जाएंगे, 71 का देखेंगे आपको 100-200 मिल जाएंगे, 81, 91, आप 2011 तक आ जाइए तो फिर आपको धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती हुई दिखेगी, जो आज लगभग मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार से ज़्यादा है, जबकि यहाँ के ये है ही नहीं। तो यहाँ का इनका हो कैसे सकता है? नहीं, खिवनी वन क्षेत्र के आसपास कहा जा रहा है कि बारेला आदिवासी सबसे ज्यादा है वहाँ पे। नहीं, वो भी वहाँ से आए, देवास में भी आए हैं। दरअसल जब मैं खरगोन का डीएफओ होता था 96 से 98 तक, तब खरगोन के जंगल खत्म हो चुके थे। जो बड़वानी दूसरा वनमंडल था उस समय वहाँ, और सेंधवा एक वनमंडल होता था, एक बड़वा होता था। तो सेंधवा में भी जंगल खत्म हो चुके थे, बड़वानी में खत्म हो चुके थे, खरगोन के खत्म होते जा रहे थे। तो वहाँ के आदिवासी उस समय बुरहानपुर में जाते थे अतिक्रमण करने के लिए, बसों पे बैठ के लिए। और जो ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम तो पर्यावरण बचाते हैं, पर्यावरण संरक्षण सिखाते हैं आदिवासियों को, ये बिल्कुल कोरी सफ़ेद झूठ है। ये सिर्फ इनको अतिक्रमण के लिए उकसाते हैं और अपने लिए एक व्यवस्था बनाते हैं, और पॉलिटिशियन इसमें अपनी वोट ढूंढता है, चाहे वो शिवराज जी हो या कोई भी हो। शिवराज जी ने इनको शिवराज जी का दखल बुधनी विधानसभा में 90 से लेके आज तक बना हुआ है, मात्र 6 महीने पहले हटा है, और वो भी हटा नहीं है। इस विधानसभा को अभी अपने पुत्र के लिए तैयार करें, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से 90 से लेकर लगातार बुधनी विधानसभा इनके पास है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे विदिशा सांसद के रूप में हो, क्योंकि ये सीट सांसद लोकसभा विदिशा के अंतर्गत आती है। तो शिवराज जी ने भी इनको बढ़ाया, पनपाया, इसलिए कि ये उनका अच्छा वोट बैंक आज तैयार हो गया आदिवासियों का। इसमें मैं आपको एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। एक शख्स हैं लक्ष्मण बारेला, इटावा खुर्द में आके बसे थे वो। लक्ष्मण बारेला पहले जिला पंचायत के सदस्य बने गए थे नसरागंज क्षेत्र से। उनकी पत्नी आई थिंक बेलाबाई नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, वो उपाध्यक्ष बनी थी नसरुल्लागंज जनपद में, जिसको आजकल बेरुदा बोलते हैं। उसके बाद उनकी जो बहू है, जो जिस सुनील बारेला का आप नाम ले रहे हैं, वो लगभग 20 साल से पंचायत सचिव है अपने गांव का। और सुनील बारेला की वाइफ है निर्मला बारेला। निर्मला बारेला पहले 5 साल जनपद पंचायत के अध्यक्ष शिवराज जी के द्वारा बनवाई गई। उसके बाद 5 साल तक
उसको निर्मला बारेला को बनाया गया मध्य प्रदेश बाल आयोग का सदस्य, और उसके पास उनको बनाया गया मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष। ऐसा करके उनकी जर्नी बनाई। और जैसा आप कह रहे हैं, मेरी भी जानकारी में है कि शिवराज जी इस परिवार को लेके हेलीकॉप्टर में इनको घुमाते हैं चुनाव के दौरान। तो ये ऐसे कुछ परिवार इन्होंने बनाए हुए हैं जो इनके लिए दूसरे आदिवासियों को बनाते हैं। और आपको और बता दें, ये जो है सुनील बारेला, इसके पास जेसीबी मशीन भी है, इसके पास ट्रैक्टर्स हैं। ये अपने जेसीबी मशीन से ये सब काम करवाता है। ट्रैक्टर्स का उपयोग करते हैं अतिक्रमण कराने में, जमीनों को समतल कराने में। इन्होंने सुनील बारेला, लक्ष्मण बारेला के परिवार ने तांडव मचाया हुआ है, और शिवराज जी का इनको पूरा संरक्षण। आप जज करा लें, शायद उनके पास जमीन होनी चाहिए 200 से 300 एकड़ के बीच। कहाँ से मिल जाएगा, किस नियम के तहत मिल जाएगा, जबकि यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं। ये तो खरगोन से इंदवा के, इसकी जांच कराई जा सकती है। मैंने सेंसस बता दिया, आप जनगणना के आंकड़े निकलवा लीजिए और देख लीजिए कि कितने परिवार कब कहाँ रहे हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चूंकि आप बता रहे हैं कि जो खिबनी वन अभ्यारण्य है उसमें सीहोर जिले का जो हिस्सा है वो देवास ने ले लिया था, तो फिर सीहोर जिले का इंटरफेल कैसे इसमें? उसमें बिल्कुल है ही नहीं। वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया है शिवराज जी ने उस समय 4 महीने पहले। कोई दखल नहीं है। डीएफओ सीहोर का खिवनी अभ्यारण्य के अंतर्गत कोई दखल नहीं है। जो अतिक्रमण हटाया गया वो सुपरिटेंडेंट जो सेंचुरी के हैं खिवनी के, उनके मार्गदर्शन में हटा, डीएफओ देवास के मार्गदर्शन में हटा, और वहाँ विधिवत राजस्व, वन और पुलिस के अधिकारी मौके मौजूद थे। और जिनका हटा उनके पास पक्के मकान भी है वहाँ प्रधानमंत्री आवास में, पक्के मकान गांव में बने हुए हैं उनके। वो एक्स्ट्रा अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया था, जो हटाया गया था। तो मेरी जानकारी, और मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, इसको सरकार जांच करवा सकती है। आदिवासियों के अतिक्रमण मामले को लेकर शिवराज जी पर एफआईआर की बात आई, तो शिवराज जी ने वहां पंचायत में बोला कि आदिवासियों के लिए केस तो क्या, अगर जिंदगी भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आदिवासियों के प्रति इतना लगाव शिवराज जी का है? ये लगाव नहीं है, दरअसल शिवराज जी का जीवन इसी पे है। ये जो जिंदगी अभी शिवराज जी की चल रही है, ये आदिवासियों की बदौलत ही है। आप ध्यान करेंगे, जब नवंबर दिसंबर 23 में जब आम चुनाव हुए थे, तो शिवराज जी 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे। और अभी जो उपचुनाव हुआ पिछले नवंबर में, तब इनके कैंडिडेट रमाकांत भार्गव मात्र 13-13,500 वोट से जीते। अगर ये आदिवासी बारेला, बिलाला और ये वोट नहीं देते तो ये इनको दिन में तारे दिख जाते, तो ये हार जाते, ये सीट लूज कर जाते। और ये सीट ना सिर्फ अपने लिए लूज करते, अपने बेटे के लिए जो तैयार कर रहे हैं बुधनी विधानसभा, उसको खो देते। अच्छा, भी खिवनी वन अभ्यारण्य को लेकर क्या कुछ एक्सटेंशन होने वाला, क्या कुछ? नहीं, खिवनी अभ्यारण्य में सच कुछ विशेष मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कुछ विशेष वहाँ होने जा रहा है। वो तो एक मसला बन गया वहाँ के लोगों का, वो अतिक्रमण हटाने का मामला था। और मुझे ऐसा लगता है कि सीहोर डीएफओ ने भी कुछ नोटिस वगैरह कुछ दिए थे, इसलिए वो दबाव बनाने के लिए खिवनी अभ्यारण्य वाला दबाव बनाया गया शिवराज जी के द्वारा। आपको एक चीज़ मैं और ध्यान दिला दूं, जब कमलनाथ जी सीएम थे 15 महीने के लिए और शिवराज जी मुख्यमंत्री के पद से हट गए थे, तो शायद वो 19 जून था। हाँ। 19 जून 2020 की तारीख थी। ट्रैक्टर में लेके आए थे और लगभग 5,000 आदिवासी, और वो भोपाल के बाहर के हिस्से में उनको प्रशासन ने रोक दिया था। शिवराज जी खुद गए थे, ट्रैक्टर में बैठ के न्यू मार्केट से होते लेके टिन शेड पे उसका वो किया था। ये सब शिवराज जी की प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मैं दरअसल एक निवेदन और करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। शिवराज जी कह रहे थे अपने भाषण में कि नहीं, आपको रोजगार के दूसरे रास्ते तलाशने होंगे, शिक्षित भी होना होगा और रोजगार भी दूसरों में तलाशना पड़ेगा, नए आप अतिक्रमण नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि शायद शपथ दिलाई गई, कुछ क्लिपिंग्स में कम देखी, बहुत सारी क्लिपिंग मेरे पास आई है। नए नहीं करेंगे, हाँ पुराने से कोई हटाएगा नहीं। ये एक पिटाया पुराना एक घिसा हुआ फार्मूला है। हर नेता, उसमें शिवराज जी शामिल हैं, वो तो कल ही बोले कि नया अतिक्रमण नहीं करेंगे, पुराने से नहीं हटने देंगे। ये हर नेता ऐसा बोलता है। और एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा, आप देखिए जब 20 मार्च
2020 को जब कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और 23 मार्च 2020 को जब शिवराज जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो कोविड काल चल रहा था। आपको याद आया? कोविड काल के चलते एक तरफ लोग मर रहे थे और शिवराज जी उसी कोविड काल में अपनी विधानसभा में लाड़कुई ग्राम में, लाड़कुई रेंज के भिलाई वन ग्राम में 1300 पट्टे बंटवा दिए। वो तारीख थी 20 दिसंबर 2020। शपथ ली थी 23 मार्च 2020 और 7-8 महीने के अंतराल में जब दुनिया मारामारी कर रही थी, क्योंकि 22 बाई इलेक्शन होने थे, सिंधिया जी के साथ जो कांग्रेस के लोग गए थे वो बाई इलेक्शन होने थे, और बाई इलेक्शन साथ साथ इतनी अनस्टेबल थी सरकार कि कुछ भी हो सकता था। कांग्रेस पार्टी सरकार गिरा भी सकती थी, ऐसा माहौल चल रहा था। तो अपनी बुधनी सीट में अपनी पकड़ को और मजबूत कराने के लिए कोविड काल के चलते शिवराज जी ने, मैं डेट बता रहा हूं, 20 दिसंबर 2020 को 1300 वन अधिकार पत्र बंटवा दिए भिलाई वन ग्राम में। और मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कैमरा में कि उनमें से कम मेरी जानकारी के हिसाब से कम 80% जो वन अधिकार पत्र हैं वो फर्जी हैं। आज जांच करा लीजिए, वो मिल जाएगा। सैटेलाइट इमेजरीज का जमाना है। अभी एक डेवलपमेंट और हो गया है, अभी 4 अगस्त 2025 को इसी वन अधिकार पत्र पर एक ध्यानाकर्षण लाया था, शायद कांग्रेस ही लाई हो, कांग्रेस लेके आई थी वो। उसमें मुख्यमंत्री जी खुद ने स्वीकारा है कि हम लोग इसका सैटेलाइट इमेजरी से पूरा। तो पहले उसका जवाब देते हुए जो मंत्री थे, जनजातीय मंत्री, जो ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह, उन्होंने कहा कि हम अब जो भी वन अधिकार पत्र भविष्य में बांटेंगे वो सैटेलाइट इमेजरी से वेरीफाई करा के बांटेंगे। और उसी डिस्कशन में फिर ऑनरेबल सीएम ने बोला कि नहीं, हम वो वन अधिकार पत्र अब भविष्य में जो भी बांटेंगे वेरीफाई कराएंगे सैटेलाइट इमेजरी से। अब आप देख लीजिए राम भाई, इसमें हो क्या रहा है। मैं पिछले उस बात को 4 अगस्त को, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, अब हम नवंबर, 4 नवंबर आने वाला है, लगभग 3 महीने हो गए। मैंने 5 पत्र लिख चुका हूं। मैं वापस से विधानसभा का सत्र ही आने वाला है जी, वापस ये अभी 1 से 5 घोषणा हो गई है। तो मैंने 5 पत्र लिखे हैं इस दौरान अपने वन विभाग के। अपने निकल जाता है, मैं तो 9 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। वन विभाग के मुखिया को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, वन बल प्रमुख और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कि भाई आप इसका गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कराएं। जो विधानसभा में घोषणा हुई है, जब तक उसका शासन आदेश नहीं निकलेगा उस घोषणा का, तो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं है, वो निकलना चाहिए। मैं उसके लिए भारत सरकार में जो सचिव हैं पर्यावरण के, उनको लिख चुका हूँ। भारत सरकार में जो ट्राइबल के सचिव हैं, क्योंकि ये नोडल विभाग इसमें ट्राइबल ही है, ये एक ट्राइबल विभाग का है, उनको लिख चुका हूँ। मुख्यमंत्री को लिख चुका हूँ। यहाँ ACS बर्णवाल हर उसमें हर वीक मुझे बताया गया, जैसे कलेक्टर जिलों में टाइम लिमिट की बैठक लेते हैं, तो यहाँ ACS, पहला ACS में देख रहा हूँ जो टाइम लिमिट की बैठक लेते हैं। और वन विभाग के अधिकारी, PCCF वन बल प्रमुख जिसको बोलते हैं, वो साथ में 8-10 PCCF और साथ में 8-10 APCCF जो शाखाओं को हेड कर रहे हैं, 15, 16, 20 अधिकारी जाकर बैठते हैं बच्चों की तरह। जैसे कलेक्टर के यहाँ क्लास लगती, ऐसे क्लास में बैठते हैं। और उनसे इतना नहीं कहा गया, इनसे बनवाल से, ACS से, कि भाई आप इसका गवर्नमेंट ऑर्डर तो जारी कराओ। बनवाल को भी लिख रहा हूँ, पिछले 5 चिट्ठी लिख चुका हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल को लिख चुका हूँ, सेक्रेटरी ट्राइबल, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, चीफ मिनिस्टर। और क्या कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा क्या कर सकते? ये काम मेरा नहीं है, ये काम वन विभाग का है। जब इतना बड़ा मामला हो गया है, जब खुद माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, बच क्या गया? तो जंगलों को अगर वन विभाग को बचाना है तो उनको गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कराने के लिए प्रयास करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। सही है, लेकिन विभाग चुप बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि बस हमें कोई नाराज ना हो जाए हमसे। अरे भाई, आप 5-6 महीने के लिए तुम हॉप बने हो, 2-3 महीने तुम्हारे चले गए, 2 महीने और चले जाएंगे, क्या कर लोगे फिर उसके बाद? जब इतना बड़ा मसला उठा हुआ है, इसने आधे जंगल खत्म कर दिए,
मैं आपको, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक दो आंकड़ा बता दूंगा आपको। जी बताएं। 67-68 में मैंने, जब मैं सर्विस में था, मैंने आईएफएस एसोसिएशन को एक पत्र लिखा था 2008 में, जब मेरी 2 प्रमोशन होनी थी, उस समय 3 होनी थी बल्कि, तब लिखा था। तो मैंने कहा था कि 67-68 में 60 लाख घन मीटर टिम्बर का उत्पादन होता था मध्य प्रदेश में। वो 2007-8 में 3 लाख हो गया था, और 3 लाख छत्तीसगढ़ का था, क्योंकि वो अलग हो गया था स्टेट। तो 60 लाख से हम 6 लाख पे आ गए। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और आज वो 3 लाख से हम 1 लाख 1.5 लाख पे घूम रहे हैं। इतना हो गया हमारा प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं जंगल साफ होता जा रहा है। बांस जो 4 लाख नौसलर टन था, आज 30-35 हजार नौसलर टन बांस बचा है। ये हालत है जंगल की। लोगों वनोपज खत्म हो चुकी है, क्योंकि अतिक्रमण ही अतिक्रमण, माइनिंग हो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, खेती हो रही है, और हम बस अपने बैठे नई गाड़ियां खरीदने में मस्त हो रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों को। सर लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एक और सरकार अपने वन विभाग से बोल के वहाँ के अतिक्रमण हटवाती है, दूसरी ओर उन्हीं भाजपा सरकार के नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज आके बोलते कि ये गलत हो रहा है आदिवासियों के साथ में। देखो, शिवराज जी को तो कभी भी जंगलों से लगाव नहीं रहा, ये मैं आपके रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। शिवराज जी हमेशा दिखावा करते रहे। एक पौधा लगाने का रोज, मैं हल्का वर्ड तो नहीं बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री थे, आज भी 2 विभागों के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दिखावा ही करते रहे। एक पौधा लगाने का, पूरे जंगल प्रदेश के बर्बाद हो गए। शिवराज जी के समय जो रातापानी टाइगर रिजर्व अभी डॉक्टर मोहन यादव के समय बना है, आते ही बन गया, और वो 16 साल तक रुका रहा। वो शिवराज जी के कारण रुका रहा। माधव नेशनल पार्क आज वो भी टाइगर रिजर्व हो गया है। 15-20 साल से लंबित नौरादेई अभी जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर का। कान्हा बांधवगढ़ से भी बड़ा एरिया है उसका, नौरादेई का। आने वाले समय में अगर इसी तरह से वातावरण चलता रहा तो बहुत अच्छा टाइगर रिजर्व बनने की उसमें पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर मतलब मोहन सरकार तो वनों को बचाने में सजग है, लेकिन शिवराज जी अभी उन्होंने बड़ी चुनौती दी कि मैं लोगों की आंखों में खटक रहा हूं। डॉक्टर मोहन यादव का अभी तक वन विभाग का, मैं कह सकता हूं, वन विभाग के हित में उन्होंने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए। सबसे अच्छा निर्णय तो यही है, जंगलों को बचाने का, जो 4 अगस्त 2025 को लिया है कि सैटेलाइट इमेजरी से वेरीफाई होंगे। इससे बड़ा निर्णय हो ही नहीं सकता आज की तारीख में। सबसे बड़ा, क्या इसमें पुराने भी वेरीफाई होंगे? क्या पुराने भी करवाए जाने चाहिए। पुराने मैं तो कहना चाहूंगा, पुराने मैंने मांग की है। तो इस खिबनी मसले को भी सैटेलाइट में वेरीफाई क्यों ना वेरीफाई कर दी जाए कि पहले खिबनी के आसपास अतिक्रमण कितना सारे। मैं तो कहता हूं कि जब से 2008 से अभी तक जो पट्टे बटे, सबका वेरिफिकेशन हो जाए ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भले ही उनसे ना लें, भले ही उनसे जो अधिकार पत्र जो दे दिए गए, भले ही उनसे ना लें, लेकिन एक बार वेरीफाई तो कराना कि कितना गलत हुआ है। हाँ, चूंकि ये मसला भी सोल्व हो जाता कि खिबनी के आसपास वाला बिल्कुल पहले क्या था और अब क्या है। बिल्कुल खिबनी अभयारण्य का मसला बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, बल्कि ये तो 1300 पट्टे बटे हैं यहाँ। तो मैं जब 2010 में वहाँ झाबुआ में चीफ कंजर्वेटर था अनुसंधान विस्तार का, उस समय एक जानकारी आई थी कि 10,000 पट्टे बांट दिए गए धार डिवीजन में। 10,000। उसका क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, वो पट्टे पे ना तो विलेज लेवल की कमेटी ने काम किया, ना उपखंड ने काम किया। सिर्फ जिला में कलेक्टर बैठे, डीएफओ बैठे, और ऐसे ट्राइबल वहीं दस्तक किए और 10,000 पट्टे बांट दिए। अच्छा, ये तो पट्टे की बात रही। शायद आपको नॉलेज में होगा कि एक बार शिवराज जी ने भरी सभा में कहा था मंच से कि जो गरीब भाई बहन है, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं का हो जाए, वो जगह उसी की हो जाएगी। और उसका काफ़ी मतलब बड़ा नेगेटिव असर पड़ा कि कई लोगों ने सरकारी ज़मीन पे बेजा कब्जा कर लिया है। देखिए, ऐसा है, नेता लोग उसी भाषा का उपयोग करते हैं जो भाषा वोट दिलाती है। सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ 17 साल हमारे यहाँ, मैं कोई बहुत बड़ा सनातनी नहीं हूँ जैसे आजकल चल रहा है, लेकिन सनातन धर्म में तो मैंने सुना है कि 12 साल का एक युग होता है। तो 17 साल रहे, 1.5 युग मुख्यमंत्री रहे, 1.5 युग तक जो आदमी मुख्यमंत्री रहा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में, आदिवासी इलाकों में खासतौर से क्या किया?
स्वास्थ्य सेवाओं का क्या कोई इजाफा हुआ? वेंटिलेटर पे है स्वास्थ्य सेवाएं हैं। शिक्षा में 10वीं 8वीं के बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं है, ये हालत है। अपने बेटे को तो अमेरिका पढ़ा रहे हैं, आदिवासी का बच्चा तो कोई आज तक नहीं गया अमेरिका। रोजगार की कल बात कर रहे हैं। अरे जब आप मुख्यमंत्री थे कितने आदिवासियों को आपने रोजगार दिलाया, जरा बताएं, आंकड़े पेश करें प्रदेश के। आप तो मालिक रहे हैं 17 साल प्रदेश के। इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए सक्षम थे। लोग याद करते हैं कि ऐसे विकास पुरुष होते हैं। शिवराज जी ने वो ऐतिहासिक मौका खो दिया मेरे हिसाब से। 10,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रामीण विकास का बजट रहता है। पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं वो तो हर चौथे दिन विदिशा रहते हैं या बुधनी रहते हैं। मुझे लगता है वो विदिशा लोकसभा के कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज जी। या तो उनका वहां मन नहीं लग रहा है, या दिल्ली समझ में नहीं आ रही उनके, या यहाँ कुछ विशेष कुछ उनका लगता है, कुछ उनका गुम हो गया है, कुछ उनका खो गया है, वो ढूंढते फिर रहे हैं कि क्या खो गया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हर दूसरे दिन यहाँ रहते हैं, 2 बंगले कब्जा रखे हैं, 2 बंगले। मैं जाता था उसे एक बंगले में जमुना देवी जी रहती थी, मैं मिलने जाता था उनसे, मुझे बुलाती थी आदिवासी मसलों पे समाधान लेने के लिए। अभी मालूम पड़ा कि वो मामा का घर लिखा हुआ है, एक बंगला और 2 बंगले हैं। अब किस नियम के तहत 2 बंगले हैं? चलिए आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हो, आप एक बंगला ले लीजिए, हक तो वो भी नहीं बनता, पर यहाँ दे रखा है इस प्रदेश में। एक बार हट गए थे, यूपी में हाईकोर्ट के ऑर्डर से हट गए थे, यहाँ भी एक बार मामला चला था, लेकिन फिर सबके इंटरेस्ट हैं तो बने हुए हैं। आज अधिकारी बाहर घूम रहे हैं, जो डिजर्व कर रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए वो किराए पे घूमते रहे हैं, और ये कब्जाए हुए हैं। तो क्या नहीं हो रहा? तो शिवराज जी का तो मुझे लगता है कि कुछ गुम हो गया है। उनके ऊपर एफआईआर की बात आई, मीडिया में भी छपा था कि अधिकारियों ने मतलब अंदरूनी पत्र लिखे हैं कि एफआईआर की जाए। वो लोगों शिवराज आदिवासियों को उकसा रहे अतिक्रमण करने के लिए। वो मैंने ही लिखे, पिछले 6 साल से लिख रहा हूं। और जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे उस समय 2019 से लिख रहा हूं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैं विभाग को पत्र लिख रहा था कि ये आदिवासियों को अतिक्रमण के लिए इन्होंने उकसाया है, ये उकसा रहे हैं, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। नहीं किया। मैंने कमलनाथ जी को लिखा जब उनकी सरकार थी कि आप इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें, अबेटमेंट ऑफ एनक्रोचमेंट का। मैंने उमंग सिंगार जो गला फाड़ते हैं आदिवासियों को, कभी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ये है, आदिवासी वो है, और जब मसले काम की बात आती है तो जुबान बंद हो जाती है। अभी आज का मैं पढ़ रहा था पेपर में, उमंग सिंगार ने फिर एक मामला उठाया, SIR होने जा रही है आपके यहाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं, ये वन अधिकार पत्र भी उसमें से 13 में से एक कंडीशन है। मतलब अब कांग्रेस क्या चाह रही है कि माहौल बना के एक बार फिर पट्टे बंटवा दो। बीजेपी भी पट्टे बंटवा रही है, कांग्रेस भी बंटवा रही है। जंगलों से ना बीजेपी के नेताओं को कोई लेने देना है, ना कांग्रेस को कोई लेने देना है। हाँ, मुझे वर्तमान मुख्यमंत्री का मुझे इस 2 साल में किस बाकी विभाग में क्या हो रहा है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा आज की चर्चा में खास तौर से, लेकिन वनों के हित में इन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए अभी तक। और मैंने तो चिट्ठी लिखा है कि आप वन विभाग को आप अपने पास ही रखें, क्योंकि पिछले 3-4 वन मंत्रियों का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। वो सिर्फ ट्रांसफर, पोस्टिंग और धंधा पानी में ही लगे रहते थे, इंक्लूडिंग विजय शाह, इंक्लूडिंग सेजवार, इंक्लूडिंग उमंग सिंगार। यही काम करते रहते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये लेन देन, वो लेन देन, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो हमने कहा लोगों को, कम से कम अधिकारियों को राहत है, तो आप खुद मंत्री बने रहे। मैंने तो रिक्वेस्ट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाकायदा राइटिंग में मैंने चिट्ठी लिखी है। आप भी लंबे समय तक बुधनी में आपने सर्विस की है, तो आपको क्या लगता है कि पर्टिकुलर जो फिर वही बेल्ट में जो जहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई है आदिवासियों वाली, क्या उस बेल्ट में बाकी में कब्जा है? वो किस लेवल का, कितने उस पे होगा? देखिए, जब मैं था वो बात हो गई बहुत पुरानी, वो 99 से 2002 तक था मैं, और ये अकेला डिवीजन है जहाँ मैं 3 साल मैंने काम किया, बाकी 3 साल में कहीं नहीं रहा। और ये एक कारण है कि मेरा सीहोर से वैसे भी विशेष लगाव है। मैं चप्पे से सब लोगों को जानता हूँ, सारे नेताओं को जानता हूँ, पत्रकारों को जानता हूँ, सबको जानता। आज भी मेरी बातचीत होती रहती है, मैं अभी भी घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने वहाँ काम किया है। जो रेहटी में जो प्रसंस्करण केंद्र चल रहा है,
जड़ी बूटियों का, वो मेरा ही शुरू किया हुआ। और प्रदेश में अकेला प्रसंस्करण केंद्र है जो आज चल रहा है, सब बंद पड़े हैं। छिंदवाड़ा में, रीवा में करोड़ों रुपए के प्लांट लगा दिए लेकिन बंद पड़े हैं। लेकिन रेहटी चल रहा है, रेहटी चल रहा है, आपने देखा। और रेहटी को देख के ये बरखेड़ा पटा नहीं बना था जिसमें जो रोज घपले घोटालों की खबर बनता है। तो हमने जनता के बीच में रह के काम किया। हमने आदिवासी विकास केंद्र बनाए, हमने शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया। बैतूल में तो हमने 100 आदिवासी लड़कियों को पढ़ाया। हमने वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बना के अपने बैतूल का जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल था उसका पुराने हॉस्टल को ठीक करके। अच्छा, अब देखते हैं कि एक नेता अतिक्रमण हटाने के लिए सोचता है, दूसरा नेता अतिक्रमण कराने के लिए सोचता है, तो इन सब के बीच में हल क्या निकलेगा? हल तो यही है जो मैंने आपको बताया कि देखिए, आदिवासी वो लोग हैं जिनके लिए हर एक को चिंतित, ना सिर्फ चिंतित होना चाहिए बल्कि उनके उत्थान के लिए जितना भी काम किया जाए उतना ही कम है। सबसे पिछले सेगमेंट में ये दलितों से भी निचले पायदान पे। दलित में तो बहुत सारे लोग सक्षम हो गए हैं, आगे आ गए हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग आज भी बहुत पिछड़ा है। और इसके पिछड़ेपन का कारण मैं आपको एक और बात बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं। मैंने जितने भी आदिवासी नेताओं को देखा उनमें से बिरले हैं, जैसे मैंने स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी को देखा, स्वर्गीय दलीप सिंह भूरिया जी को देखा, और शायद मैं तीसरा तो नेता ट्राइबल याद नहीं कर पा रहा हूं, जो लोगों के लिए वास्तव में चिंता करते थे। थोड़ा बहुत मेरा उतना ज्यादा एक्सपोजर उनसे नहीं था। अरविंद नेता तीसरा नाम मैं वो ले सकता हूं। बाकी जितने भी ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं सब अपनी बनाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको खुद अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्य है आदिवासी समाज का। जो ट्राइबल नेता आदिवासियों के नाम से वोट लेते हैं और खुद फल फूल रहे हैं, आप देख लीजिए वो कहां से कहां चले गए। और आदिवासी कहां है? बेचारा वहीं के वहीं है आदिवासी। मैं एक उदाहरण तो आपको और अभी जोड़ देता हूं। मैं डिंडोरी गया था 4 महीने पहले। 800-850 एकड़ जमीन आदिवासियों के नाम से ही खरीदी गई है। लेकिन वो कौन है? वो संजय पाठक के मजदूर हैं, घरेलू मजदूर हैं, आदिवासी, क्योंकि आदिवासी की जमीन आदिवासी ले सकता है। संजय पाठक और उमंग सिंगार, मेरी जानकारी है, बहुत ही गहरे दोस्त हैं। हर किस्म की दोस्ती है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्या उमंग सिंगार आवाज उठा रहे कि हमारे गरीब आदिवासियों को, और वो भी बेगा आदिवासी, कि हमारे गरीब आदिवासियों की आप जमीन क्यों उनका रोजी रोटी छीन रहे हैं? कोई कभी बोलते देखा होगा सिंगार को? नहीं बोलेंगे। जहां इनके आर्थिक हित और दूसरे हित जुड़े हुए हैं वो कुछ नहीं है। मेरा अपना अनुभव मैंने बता दिया। मैंने बाला बच्चन को देखा, वहां कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी के पास दो जोड़ी कपड़े नहीं थे दिल्ली जाने के लिए, पहले वहां पहली बार जब वो टिकट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, वो आज कहाँ है? कहाँ से कहाँ चले गए? और गरीब आदिवासी कहाँ है? वही है। मैंने तो एज ए फॉरेस्ट अफसर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, कृषि के क्षेत्र में काम किया, हर एनिमल हस्बेंड्री में मैंने काम किया, किसानों गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए हर जगह आदिवासी विकास केंद्र बनाए। इतना ही कर सकता हूँ, हमारी सीमाएं हैं। ये मेरा मैंडेट नहीं था एज ए फॉरेस्टर, लेकिन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारा कार्यक्रम था वो इस तरह के कार्यक्रम किए बगैर वो सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग नहीं करते। हमारे यहाँ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम अब लगभग बंद हो चुका है। वन समितियां अब नकारा हो गई, सिर्फ कागज पे हैं 22,000, लेकिन कागज पे। इसलिए ना तो आदिवासियों का वन अधिकारियों से जुड़ाव है, ना वन अधिकारियों का आदिवासियों और ग्रामीण समुदाय से कोई जुगाड़ है। ये मेरा निष्कर्ष है। हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को भी जीरो कर चुके हैं। तो ऐसे हालात में तो फिर यही होगा। आज हमें क्यों फोन करते हैं? क्यों मेरे पास इतनी क्लिपिंग्स आई? आदिवासियों ने भेजी हैं कई क्लिपिंग। ये थे हमारे साथ पूर्व IAS अधिकारी आजाद सिंह डबास साहब, जिन्होंने वन और आदिवासियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार।